तो गाइस मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए लेकर लेट दिस ग्रीविंग सो रिटायर का एपिसोड 2 वो भी हिंदी में एक्सप्लेन करके। तो गाइस आप लोगों को भी थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाना पड़ेगा गाइस। इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको हिट करो, तोड़ फोड़ मचाओ या जो मर्जी करो भाई, उसको दबा देना प्लीज। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में क्राय हमें बताता है कि वो आज से 6 साल पहले अपने दोस्तों के साथ इंपीरियल सिटी में आया था। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा होता है और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और अपने दोस्तों से वो कह रहा होता है कि क्यों ना हम वापस चलें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। तभी एक लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है, क्राय तुम ये कैसी बात कर रहे हो, अभी तक तो हम हेडक्वार्टर के अंदर गए भी नहीं है। और तो और ये तो तुम्हारा ही प्लान था ना कि हम लोग इंपीरियल सिटी जाकर वहाँ के हेडक्वार्टर को ज्वाइन करें, और अब तुम ये कैसी बात कर रहे हो। क्राय हंसते हुए बोलता है, हाँ ये मेरा ही आइडिया था, पर मैं चाहता था कि तुम लोग इंपीरियल सिटी के हेडक्वार्टर को ज्वाइन करो क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम लोग मुझे भी यहाँ पकड़ कर ले आए क्योंकि अगर मैं तुम लोगों के साथ रहा तो मैं तुम सभी की प्रोग्रेस की स्पीड को स्लो कर दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं घर वापस चला जाऊँ। तभी एक इंसान आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्राय तुमने फिर से बकवास करना शुरू कर दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ही आगे बढ़कर इस दरवाजे को खोल देता हूँ। तभी वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है, ल्यूक तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अगर दरवाजे को खोलोगे तो सारा का सारा लिमलाइट तुम्हें ही मिल जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि हमारा लीडर क्राय है, तो क्राय को इसको खोलना चाहिए जिससे वो यहाँ सबकी नजरों में हीरो बन जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि क्राय इसको खोले। लेकिन ल्यूक उसके बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और दरवाजे को जोर से लात मार के खोल देता है और बोलता है कि आखिर इंपीरियल सिटी का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन कौन है। मेरा नाम ल्यूक साइकिल है और मैं उसे चैलेंज करना चाहता हूँ क्योंकि इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन मैं हूँ। तभी वो लड़की ल्यूक के पीछे से आते हुए बोलती है, ल्यूक तुम यहाँ सारी की सारी लिमलाइट खुद ही चुराना चाहते हो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, मैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल और फेमस थीफ हूँ और मेरा नाम लिज स्मार्ट है और आज यहाँ मैं और मेरे सभी साथी ट्रेजर हंटर एसोसिएशन में रजिस्टर करने के लिए आए हैं। वहीं पर ये सब कुछ देखते हुए क्राय को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि उसके सभी दोस्त ओपनली वहाँ सभी बैठे हंटर्स को चैलेंज कर रहे होते हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि उन सभी के पास मैजिकल वेपन नहीं है और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी ल्यूक उस आदमी से कहता है कि हमारा लीडर क्राय बोलता है कि अगर तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो तुम यहाँ बड़े से बड़े खतरे का सामना आसानी से कर सकते हो। और उसके सभी दोस्त इसी तरह लगातार क्राय की तारीफ पे तारीफ कर रहे होते हैं। तभी क्राय उन सभी के बातों को इग्नोर करते हुए काउंटर की तरफ आगे बढ़ता है और काउंटर पे खड़ी उस लेडी से बोलता है कि मुझे अपनी टीम को रजिस्टर करवाना है तो इसके लिए मुझे फॉर्म दो। तभी वो लेडी एक फॉर्म देते हुए क्राय से बोलती है, तुम्हें इसमें अपनी टीममेट्स के नाम के साथ साथ अपनी टीम का नाम और सिंबल भी सिलेक्ट करना होगा। ये सुनते ही क्राय बोलता है कि हम लोगों ने अभी तक तो अपनी टीम का नाम और सिंबल नहीं सोचा है। तभी वो लेडी क्राय को बताती है कि तुम्हारी पार्टी यहाँ पर तुम्हारे नाम और तुम्हारे सिंबल से ही जानी जाएगी, तो तुम्हें अपना नाम और सिंबल बहुत सोच समझ कर चुनना होगा जिससे यहाँ सब तुम्हारी पार्टी को आसानी से पहचान सके। तभी ये सुनते ही क्राय अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर देखता है तो उसके दोस्त बोल रहे होते हैं कि हमारी पार्टी का नाम और सिंबल क्राय ही चुनेगा। ये सुनते ही क्राय के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वो फॉर्म के ऊपर सिंबल ड्रॉ करते हुए अपने पार्टी को एक नाम देता है और अब वो जोर से चिल्लाते हुए पढ़ता है, मैंने यहाँ अपनी पार्टी को एक नाम दिया है और ये स्केलेटन ही हमारा सिंबल होगा। ये देखते ही उसके सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्राय तुमने आखिर ये किस तरह का नाम और सिंबल चुना है, हम इस जगह पर हीरो पार्टी बनने आए हैं ना कि कोई इवल ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह का नाम और सिंबल देखकर लोग हमें इवल ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे, तुम आखिर ये करना क्या चाहते हो। और ये सुनते ही क्राय बोलता है कि अगर तुम लोगों को ये पार्टी का नाम और सिंबल पसंद नहीं आया तो मैं अभी अपने घर चले जाता हूँ। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि अब उसके दोस्त उसको धक्के मारकर पार्टी से बाहर निकाल देंगे जिससे उसे अपने घर वापस जाने का मौका मिल जाएगा, बट उसको पता नहीं होता है कि उसके साथ आगे होने क्या वाला है। पर जब क्राय उनकी ओर वापस देखता है तो वो सभी उस नाम और सिंबल के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर क्राय को कुछ भी समझ नहीं आता है और अब वहीं पर उसके सभी दोस्त उसके दिए नाम और सिंबल की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और इसी के साथ क्राय का प्लान पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाता है और अब क्राय उसी नाम और सिंबल के साथ अपने पार्टी को रजिस्टर करवाता है और अब अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाने के बाद 1 साल के अंदर ही ग्रीविंग सोल इंपीरियल सिटी में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि क्राय के सभी दोस्त बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो सभी एक साथ मिलकर बहुत सारे डंजन्स को क्लियर कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में क्राय को जो पनिशमेंट मिली होती है जिसमें उसे एक डंजन के अंदर जाकर 5 लोगों को ढूंढ कर वापस लाना होता है
और अपना वो काम अब वो टीनो को दे देता है और उसके साथ जाने के लिए गिलबर्ट, ग्रेग और रूडा को अपनी ऑफिस में बुलाता है, जिससे वो टीनो की मदद करने के लिए उसके साथ डंजन के अंदर जा सके। और अब क्राई को अपनी ओर आते हुए ग्रेग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे पूछता है कि क्राई, क्या तुम ही सच में ग्रीविंग सोल के लीडर हो जिसने इस पूरी की पूरी क्लैन को बनाया है? क्राई अपना सर खुजाते हुए हाँ में जवाब देता है। तभी ग्रेग पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्ही को यहाँ 1000 ट्रिक के निकनेम से जाना जाता है, क्योंकि तुम 1000 से ज्यादा स्किल्स का भी यूज कर सकते हो। तभी टीनो आगे बढ़ते हुए बोलती है, तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि मेरे मास्टर कितने ज्यादा ग्रेट हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग अपना नील डाउन करके मेरे मास्टर से माफी मांगो, क्योंकि मुझे पता चला कि कल तुम लोग मेरे मास्टर से बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहे थे। तभी क्राई वहाँ टीनो को रोक देता है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ 1000 ट्रिक्स के निकनेम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि मेरे पास 1000 से ज्यादा के भी टेक्निक्स हैं जिनका यूज करते हुए मैं किसी को भी एकदम आसानी से मार सकता हूँ। साथ ही साथ मैं प्लानिंग करने में भी बहुत ज्यादा माहिर हूँ, इसलिए मुझे 1000 ट्रिक्स कहा जाता है। बट सच्चाई से काफी ज्यादा अलग है। जब भी कोई पार्टी हंटर्स की वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तो दबदबा दिखाने के लिए उसके सभी मेंबर्स को कोई ना कोई निकनेम दिया जाता है, और ये निकनेम हंटर एसोसिएशन के हेड देते हैं, जिससे उस पार्टी के मेंबर्स और उस पार्टी के लीडर की इज्जत बनी रहे। साथ ही साथ ज्यादातर हंटर्स की पहचान निकनेम से ही होती है, और तो और जिस हंटर के पास जितना ज्यादा खतरनाक निकनेम होता है वो उतना ही ज्यादा फेमस होता है। और मेरे दोस्तों ने यहाँ हर जगह मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर रखी थी, इसलिए वो इतना सोच ही पाता है कि गिलबर्ट आगे से बोलता है, मुझे यकीन नहीं ये बंदा 1000 ट्रिक नहीं हो सकता है, क्योंकि 1000 ट्रिक इंपीरियल सिटी में सबसे ज्यादा ताकतवर है, पर ये बंदा तो दिखने में इतना ज्यादा कमजोर लग रहा है कि इसे तो मैं ही यहाँ हरा दूंगा, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये 1000 ट्रिक है। तभी टीनो बोलती है कि तुम जैसे मामूली कीड़े मकोड़े मास्टर की असली पावर को सेंस नहीं कर सकते हैं। तभी वो क्राई से कहती है, मास्टर ये पर्सन आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप मुझे बस एक बार ऑर्डर दीजिए, मैं इसके सारे दांत तोड़ दूंगी। तभी क्राई बोलता है कि मैंने आज इस जगह पर तुम लोगों को मदद करने के लिए बुलाया है। मैं चाहता हूँ तुम तीनों टीनों के साथ एक मिशन पर वाइल्ड वुल्व्स डेन के अंदर जाओ और वहाँ पर फंस चुके कुछ एडवेंचरर्स को बाहर लेकर आओ। तो क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे? तभी गिलबर्ट बोलता है, मुझे ये मंजूर नहीं, मुझे यकीन नहीं कि तुम 8 लेवल के हंटर हो। मेरे हिसाब से तुम मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो, तो मैं इस जगह पर तुम्हारी बात क्यों मानूं? ये देखकर ग्रेग बहुत ज्यादा डर जाता है और गिलबर्ट को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है अगर क्राई को गुस्सा आ गया तो वो हम तीनों को यहीं पर मार देगा जान से। और अब वहाँ ग्रेग गिलबर्ट से गुस्से में बहस करने लगता है। तभी क्राई बोलता है, तो फिर ठीक है गिलबर्ट, तुम इस पार्टी के मेंबर नहीं हो। ये सुनकर ग्रेग तैयार हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर वो तीनों की पार्टी ज्वाइन करता है तो वो एक तरह से ग्रीविंग सोल का मेंबर ही बन जाएगा। तभी क्राई रूडा की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम मेरा इस मिशन में साथ दोगी? वैसे भी तुमने मुझे कल बताया था कि तुम्हें वाइल्ड वुल्व्स डेन के अंदर जाकर एक ट्रेजर को हासिल करना है। अगर तुम तीनों के साथ उस डंजन के अंदर जाती हो तो तुम काफी आसानी से ट्रेजर को हासिल कर सकती हो। ये सुनते ही गिलबर्ट बोलता है, क्राई क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मैं तीनों के साथ उस डंजन के अंदर जाऊं? क्राई बोलता है कि अगर तुम इस पार्टी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तभी क्राई तीनों के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, तीनों अगर तुम्हें इस मिशन के लिए और भी मदद की जरूरत होगी तो हम क्लैन में से कुछ और लोगों को भी चुन लेंगे। तभी तीनों बोलती है, मास्टर हमें और लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ उस डंजन में जाने वाले हो और आपके रहते हमें वहाँ पर कुछ नहीं होगा। तभी क्राई बोलता है, तुम्हें ये किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ? ये सुनते ही तीनों का मूड खराब हो जाता है। वहीं पर गिलबर्ट भी क्राई के पार्टी को ज्वाइन करना चाहता था, पर अब क्राई उसे इग्नोर करते हुए वापस जाने लगता है। तभी गिलबर्ट चिल्लाते हुए बोलता है, 1000 ट्रिक, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा स्लेव बन के तुम्हारे पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा। तभी क्राई बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम अभी ग्रीविंग सोल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो? तुम बस ग्रीविंग सोल पार्टी के एक ब्रांच को ज्वाइन कर रहे हो जिसकी लीडर टीनो है, और अगर उस ब्रांच के लीडर तुम बनना चाहते हो तो तुम्हें फाइट में टीनो को हराना होगा। तभी टीनो आगे बढ़ते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, अगर तुम मुझे फाइट में हरा देते हो तो मैं अपनी लीडर की पोजीशन तुम्हें दे दूंगी। पर बच्चे तुम्हें नहीं पता कि तुमने अभी तक कितनी गलतियां की है, पर टाइम आ गया है कि अब तुम्हें उन गलतियों का सजा दिया जाए। ये सुनते ही गिलबर्ट भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अब वो सब लोग एक ट्रेनिंग ग्राउंड में आते हैं। वहीं पर गिलबर्ट बोल रहा होता है कि तुमने पिछली बार मुझे धोखे से मार कर बेहोश किया था, पर इस बार मैं पूरा तैयार हूँ। और अब वो क्राई को देखते हुए बोलता है, 1000 ट्रिक, अगर मैं यहाँ पर टीनो को हरा देता हूँ तो मैं ब्रांच का लीडर बन जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। ये सुनते ही क्राई सोचने लगता है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये मेरे पीछे ही क्यों पड़ गया है। ये सोचते हुए क्राई गिलबर्ट को बताता है कि टीनो भी अभी लेवल 4 की हंटर है। ये सुनते ही गिलबर्ट के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि टीनो कम से कम लेवल 5 की या लेवल 6 की हंटर होगी, क्योंकि पिछली बार उसने एक ही लात में उसको बेहोश कर दिया था। वहीं पर टीनो अपने वेपन्स उतार कर नीचे रख देती है और बोलती है, अगर मैंने इस फाइट में वेपन्स का यूज किया तो तुम एक ही झटके में मारे जाओगे। ये सुनते ही वहाँ पर खड़े रूडा और ग्रेग आपस में बात करने लगते हैं कि टीनो एक थीफ है और वो एक
स्वॉर्ड्समैन, और बिना अपने वेपन के वो गिलबर्ट के साथ फाइट में नहीं जीत सकती है क्योंकि उन दोनों का ही लेवल बिल्कुल सेम है। अब ग्रेग और रूडा को इस तरह बात करते हुए देखकर ग्रेग सोचने लगता है कि ये बोल तो बिल्कुल सही रहे हैं क्योंकि इन दोनों का लेवल यहाँ पर बिल्कुल सेम है, बट तीनों के पास फाइटिंग का काफी ज्यादा स्किल है जिसका यूज करते हुए वो गिलबर्ट को काफी ज्यादा घायल कर सकती है। बट तीनों को यहाँ पर फाइट में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि गिलबर्ट के पास जो स्वॉर्ड है वो एक मैजिकल वेपन है और अगर गिलबर्ट ने फाइट में उसे यूज किया तो शायद तीनों हार सकती है। तभी गिलबर्ट अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर नीचे रखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर कोई कायर नहीं हूँ, मैं भी बिना अपने वेपन के लड़ूंगा। तभी ग्रास सोचने लगता है कि गिलबर्ट ने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर दी क्योंकि हैंड टू हैंड फाइट में वो तीनों को कभी नहीं हरा सकता। तभी तीनों काफी तेजी से गिलबर्ट पर अटैक करती है और गिलबर्ट काफी मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है। तभी तीनों हवा में अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए गिलबर्ट को एक किक करती है जिससे गिलबर्ट काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी तीनों बोलती है कि मास्टर क्या आपने देखा, मैंने इसे एक ही किक में हरा दिया। तभी गिलबर्ट उठकर खड़ा होते हुए बोलता है कि मैं अभी तक यहाँ पर फाइट में हारा नहीं हूँ। ये बोलते ही गिलबर्ट तीनों पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है पर तीनों उस अटैक को डॉज करते हुए वो वहाँ उसे लॉक लगा देती है जिससे गिलबर्ट की सांसें रुक जाती है और तीनों बोलती है बेवकूफ, तुम्हें एक बार मार खाने के बाद जमीन से उठना नहीं चाहिए था। मैंने सोचा था कि तुम्हें एक ही किक में जाने दूंगी पर तुम दोबारा उठ कर आ गए और अब अपने डिवाइन पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते ही वो वहाँ पर गिलबर्ट की गले को जोर से दबाने लगती है जिससे गिलबर्ट की हालत खराब होने लगती है। वहीं पर वो बोल रही होती है कि क्या तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि ग्रेविंग सोल के मास्टर के साथ ऐसे बदतमीजी करने का क्या परिणाम होता है। वहीं पर ये सब देखते हुए ग्रेग और रूडा बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही देर में गिलबर्ट मारा जाएगा। तभी गिलबर्ट तीनों की कैद से आजाद होते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। उसी वक्त तीनों गिलबर्ट को एक चॉप मारते हुए उसकी बॉडी को पूरा पैरालाइज कर देती है। उसके बाद तीनों भागते हुए क्राई के पास जाती है और बोलती है मास्टर आपके साथ यहाँ पर रहकर मेरी भी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं पर गिलबर्ट दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है पर काफी ज्यादा पावर यूज करने के बावजूद वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता है और अब गिलबर्ट को याद आता है कि बचपन से ही उसके बॉडी में नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा ताकत थी। वो अपने से बड़े लोगों को भी आसानी से हरा दिया करता था। इसीलिए लोग कहते थे कि मेरा जन्म ही यहाँ पर दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर बनने के लिए हुआ है। और उन सभी की बातों ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने बचपन से ही स्वॉर्ड्समैन की ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दी और जल्दी ही मैंने एक पार्टी को ज्वाइन किया। अपने साथियों के साथ मिलकर मैंने कई सारे डंजन्स को एक्सप्लोर किया और वहाँ से बहुत सारे ट्रेजर्स को भी हासिल किया जिस वजह से मेरी पावर बढ़ती चली गई और आज तक मैं किसी भी फाइट में नहीं हारा। तभी टीनो गिलबर्ट के पास आते हुए बोलती है गिलबर्ट क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो या फिर हार मानना पसंद करोगे, और अगर फाइट करना चाहते हो तो तुम अपने मैजिकल स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनते ही गिलबर्ट चिल्लाते हुए बोलता है नहीं मैं अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तभी टीनो बोलती है तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो और अपनी इस प्राइड की वजह से तुम एक न एक दिन इस जगह पर मारे जाओगे। ये बोलते ही टीनो वापस क्राई के पास चली जाती है। वहीं पर गिलबर्ट सोच रहा होता है कि ये सही बोल रही है, ये यहाँ पर बस एक ट्रेनिंग मैच थी और अगर ये रियल बैटल होती तो मैं तीनों के हाथों मारा जाता। हमारा लेवल भले ही सेम है बट तीनों मुझसे कम से कम 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। तभी क्राई गिलबर्ट के पास आते हुए बोलता है कि गिलबर्ट मुझे पता है तुमने अपनी पुरानी पार्टी को क्यों छोड़ा था, क्योंकि तुम्हारे पुराने पार्टी के मेंबर्स तुम्हारे मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर थे जिस वजह से वो डंजन्स के अंदर तुम्हारा स्पीड अप नहीं कर पाते थे। तुम्हारे बीच स्किल्स का बहुत ज्यादा गैप था, तुम उनसे काफी ज्यादा पावरफुल थे इसलिए तुमने उन्हें छोड़ दिया। ये सुनते ही गिलबर्ट हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। क्राई मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता क्योंकि पावरफुल बनने के लिए पावरफुल लोगों के साथ रहना पड़ता है। तभी क्राई सोचने लगता है कि अभी मैंने क्या कहा, पावरफुल बनने के लिए क्या मैं अपने दोस्तों को छोड़ देता? नहीं, अगर मेरे दोस्त चाहते तो वो मुझे छोड़ सकते थे बट उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। अब वहाँ क्राई से निकलते हुए ओरा को देखते हुए गिलबर्ट सोचने लगता है कि ग्रीविंग सोल पार्टी के सभी मेंबर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो लोग जब चाहे तब इंपीरियल सिटी के अंदर मौजूद सभी हंटर को जान से मार सकते हैं और वो इतने ताकतवर है कि कोई उनके सामने नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता और उन सभी लोगों को 1000 ट्रिक कंट्रोल करता है। तो ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा। मैंने सच में इन्हें कम समझने की गलती कर दी। क्राई एक मिस्टीरियस पर्सन है जो यहाँ पर कमजोर होने का दिखावा करता है जिससे वो नॉर्मल लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। मैं सच में कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। तभी क्राई वहाँ पर पड़ी स्वॉर्ड की तरफ आगे बढ़ता है और उसे बस अपने पैर से टच करके ही उसके अंदर मौजूद फ्लेम एनर्जी को बाहर निकाल देता है और ये देखकर गिलबर्ट की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और वो उस जगह पर क्राई को अपने पैर से स्वॉर्ड को टच करते हुए नहीं देख सकता है और सोचता है कि इस आदमी ने मेरे स्वॉर्ड को बिना टच करके ही अपने माना एनर्जी
का यूज करते हुए ही स्वॉर्ड के अंदर के फ्लेम को बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि मैं भी अभी इस टेक्निक का यूज करना नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन ये पर्सन इसने तो अपने पैर से ही फ्लेम को बाहर निकाल दिया। ये सच में कितना ज्यादा खतरनाक होगा। तभी फ्लेम्स के बीच में उसे क्राय का चेहरा डीमन की तरह दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि ये पर्सन सच में कितना ज्यादा खतरनाक है, ये तो सच में मॉन्स्टर है और नॉर्मल इंसान दिखने का दिखावा करता है। और अब गिलबर्ट तीनों की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और क्राय हमें बताता है कि हमारे इस दुनिया में डंजन्स के अंदर माना मटेरियल्स पाए जाते हैं, जिन मटेरियल का यूज करते हुए मैजिकल वेपन्स बनता है। और उसके अंदर माना स्टोरेज भी होता है, जिसके अंदर मैजिकल यूजर्स अपने माना को स्टोर करते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो उन सभी मैजिकल वेपन्स को माना का यूज करते हुए चार्ज किया जाता है। और जिस इंसान के अंदर माना एनर्जी नहीं होता है वो अपने साथियों से या फिर पैसे देकर अपने वेपन्स को चार्ज करवाते हैं। अब क्राय बोलता है कि वाइट वुल्स डेन एक ऐसा डंजन है जिसके अंदर कई सारे सिल्वर वुल्स रहते हैं और उन डंजन्स के अंदर भी काफी कीमती माना वेपन्स पाए जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि क्राय एक जगह पर बैठकर वाइट वुल्स डेन के बारे में पढ़ रहा होता है और अब वो बोलता है कि वाइट वुल्स डेन सच में एक खतरनाक जगह है, क्योंकि इसके अंदर सिल्वर वुल्स के साथ ही साथ ब्लडी वुल्स भी पाए जाते हैं, जिसके बारे में सोचकर ही मुझे बहुत डर लगता है कहीं इसके अंदर मैंने टीनो और उन सभी को बेचकर गलती तो नहीं कर दी। तभी वह बोलती है, मास्टर आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, आपने ही उन्हें डंजन के अंदर भेजा है तो आपने कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। तभी क्राय बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वो डंजन एक 3rd लेवल डंजन ही तो है और टीनो, ग्रेग और गिलबर्ट तीनों ही 4th लेवल के हंटर्स हैं, तो वो डंजन को काफी आसानी से क्लियर कर लेंगे। और अब क्राय आगे बढ़ते हुए एवा को थैंक्स करता है, क्योंकि गिलबर्ट को उसके बारे में वहाँ पर बताकर क्राय ने जो उसको इम्प्रेस किया होता है उसके बारे में एवा ने ही उसको बताया होता है। और अब क्राय बोलता है कि तुम्हारी दी हुई इन्फॉर्मेशन की वजह से ही मैं गिलबर्ट को वहाँ पर इम्प्रेस कर पाया और इसीलिए उसने टीनो के पार्टी को ज्वाइन किया। और अब क्राय अपने जेब से एक पोटली को बाहर निकालता है जिसके अंदर कई सारी माना रिंग्स होती है और अब वो उन्हें साफ करते हुए सोचने लगता है कि इन रिंग्स का यूज करते हुए मैं यहाँ पर मैजिकल एनर्जी का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर माना नहीं है, इसलिए मुझे किसी भी फाइट के लिए इन ट्रेजर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जिस वजह से मैं टाइम टू टाइम इन ट्रेजर्स को यहाँ पर खरीदता रहता हूँ। तभी वह क्राय के पास आते हुए बोलती है, मास्टर आप आजकल इन चीजों पर कुछ ज्यादा ही पैसे वेस्ट कर रहे हो। मुझे पता है आपको ट्रेजर कलेक्ट करना बहुत पसंद है, पर आप इन चीजों पर अपने पैसे वेस्ट नहीं कर सकते हो। आपके पास पहले से ही यहाँ पर काफी ट्रेजर्स हैं जिनका आप यूज ही नहीं करते हो, और इसके बावजूद आपको जब भी कोई ज्यादा पावरफुल ट्रेजर दिखता है आप उसको ज्यादा से ज्यादा कीमत में खरीद लेते हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी क्राय बोलता है कि मुझे ट्रेजर्स कलेक्ट करने का शौक नहीं है, मैं यहाँ पर इन ट्रेजर्स का यूज भी करता हूँ। तभी एवा बोलती है, आज आपने जो ये रिंग्स खरीदी हैं बिल्कुल ही यूजलेस हैं। तभी क्राय बोलता है, नहीं ये यूजलेस नहीं है, इसके अंदर आउल आई की पावर है, इसका यूज करते हुए मैं अंधेरे में भी देख सकता हूँ। ये सुनते ही एवा एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, मास्टर अगर आप इसी तरह पैसे खर्च करते रहे तो एक दिन हमारी ट्रेजरी खाली हो जाएगी। आप इतना ज्यादा पावरफुल हो फिर भी आप फाइट के लिए ट्रेजर्स का यूज करते हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनते ही क्राय सोचने लगता है कि बिना इन ट्रेजर्स के मैं एकदम यूजलेस पर्सन हूँ, जिसे कोई भी कभी भी मार सकता है, इसीलिए मैं इन ट्रेजर्स को खरीदता रहता हूँ। तभी वो देखता है कि उसके पास बंधी हुई चेन की माना एनर्जी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी होती है, जिसे अब चार्ज की जरूरत है। इसीलिए वो अपने क्लैन के अब कुछ हंटर्स के पास आता है और वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की को अपने चेन को दे देता है। वहीं पर वो उससे माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मैंने अचानक ही तुम्हें इसको चार्ज करने के लिए दे दिया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तभी वो लड़की कहती है, नहीं मास्टर आपने यह काम करने के लिए मुझे चुना, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे भी मुझे अभी डंजन्स के अंदर नहीं जाना है, तो कुछ ही दिनों में मेरी माना एनर्जी वापस से रिकवर हो जाएगी। तभी उस लड़की का साथी बोलते हैं, मास्टर पास्ट में आपने हमारी बहुत मदद की है, अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो आज हम लोग जिंदा नहीं होते। आर्क हंसते हुए सोचता है कि इन लोगों की मदद यहाँ मैंने नहीं बल्कि आर्क और एवा ने की थी, पर इसके बावजूद ये लोग इसका क्रेडिट मुझे ही देते हैं। वो इंसान बोलता है कि मास्टर क्या आपने यहाँ पर अजीब फैंटम के बारे में सुना है? क्राय बोलता है, किस तरह के फैंटम के बारे में? अब वो इंसान बताता है कि वो फैंटम बहुत ही ज्यादा अजीब है, लोगों का कहना है कि वो बिल्कुल वुल्फ की तरह है और वो लोगों को वुल्फ डेन के आसपास ही दिखता है, और तो और अब तक उस वुल्फ मॉन्स्टर ने कई लोगों को मारकर घायल भी कर दिया है। लोगों का कहना है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले ही उस मॉन्स्टर ने लेवल 3 के गार्ड्स को मार दिया। लोगों का कहना है कि वो मॉन्स्टर व्हाइट वुल्फ डेन से बाहर निकला हुआ है और व्हाइट वुल्फ डेन के अंदर उसी की तरह कई सारे मॉन्स्टर अभी भी हैं। ये सुनकर क्राय बिल्कुल परेशान हो जाता है। तभी वो लेडी बताती है कि व्हाइट वुल्फ डेन के अंदर कई सालों से कोई हंटर ट्रेजर हासिल करने के लिए नहीं गया है, जिस वजह से उस डंजन के अंदर के माना स्टोन की एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई होगी, और उन्हीं माना स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से उस डंजन के अंदर के मॉन्स्टर की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ये सुनकर क्राय और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब उस डंजन के अंदर लेवल 3 के मॉन्स्टर भी हैं, जो लेवल 3 के हंटर्स को काफी आसानी से मार सकते हैं। पर मुझे यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेग, गिलबर्ट
और तीनों के तीनों ही लेवल 4 के हंटर हैं जो कि काफी आसानी से उन मॉन्स्टर को मार देंगे। तभी बगल में बैठा हुआ इंसान बोलता है कि व्हाइट वुल्फ डेन के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर की पावर लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से हंटर एसोसिएशन ने यह फैसला किया है कि वो व्हाइट वुल्फ डेन की लेवल को बढ़ा देंगे। अभी वो लेवल 3 का है, बट उसको अब बढ़ाकर लेवल 5 या लेवल 6 का डंजन घोषित कर दिया जाएगा, जिससे कमजोर हंटर्स उस डंजन के अंदर जाकर अपनी जान को खतरे में ना डालें। तभी क्राय हैरान होते हुए बोलता है कि लेवल 5 और लेवल 6 का ही क्यों? तभी वो इंसान उसे बताता है कि आज से कुछ दिनों पहले ही लेवल 5 का हंटर अपने साथियों के साथ उस डंजन के अंदर गया था। वो सभी लोग उस डंजन के अंदर गायब हो गए। इससे ये साबित होता है कि उस डंजन के अंदर ऐसे मॉन्स्टर हैं जो लेवल 4 और लेवल 5 के हंटर्स को भी मार सकते हैं। तभी वो लड़की बोलती है, हाँ, इसके बारे में मैंने भी सुना है। उस लेवल 5 के हंटर का नाम रुडोल्फ डिवॉर्ट था। वो सच में काफी पावरफुल स्पीयरमैन था जो कि लेवल 6 के हंटर्स को भी काफी आसानी से हरा देता था। ये सुनकर क्राय की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि लेवल 5 का हंटर वहाँ पर जाकर गायब हो सकता है, तो लेवल 4 के हंटर वहाँ पर कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। और वो अब अपने पास से जो हंटर एसोसिएशन ने दिया था उस पनिशमेंट के लिस्ट को बाहर निकालता है, तो वो देखता है कि उसके अंदर रुडोल्फ डिवॉर्ट और उसके लेवल 4 के साथियों का ही मिशन मिला होता है, जो देखते ही क्राय की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। अब वो दोनों क्राय को परेशान होते हुए देखते हुए बोलते हैं कि मास्टर, क्या आपकी तबीयत ठीक है? हमें यहाँ आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब यहाँ क्राय परेशान होते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ टीनो के साथ कुछ एडवेंचरर्स को व्हाइट वुल्फ डेन के अंदर भेज दिया है। ये सुनते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि मास्टर ने ये सब कुछ गलती से नहीं किया है, ये सब मास्टर ने जानबूझकर किया है, क्योंकि टीनो हमेशा मास्टर को परेशान करती रहती है। इसलिए टीनो को पनिश करने के लिए मास्टर ने उसे व्हाइट वुल्फ डेन में भेज दिया। मास्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए हमें मास्टर को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना वो फ्यूचर में हमें भी इस तरह की पनिशमेंट दे सकते हैं। अब उन दोनों हंटर्स को वैसा चेहरा बनाते देख क्राय और भी ज़्यादा डर जाता है। अब वो खड़ा होता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से काफ़ी तेजी से भागने लगता है। वहीं पर वो खुद को तसल्ली देते हुए कह रहा होता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। गिलबर्ट के पास एक मैजिकल वेपन है जिसके अंदर फ्लेम की पावर है। वो अपने मैजिकल वेपन का यूज करते हुए लेवल 4 के मॉन्स्टर को काफी आसानी से मार सकता है। तभी उसे याद आता है कि पिछली बारी उसने गिलबर्ट के स्वॉर्ड के सारे माना को खत्म कर दिया था। ये सोचते ही क्राय और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या गिलबर्ट ने उसे वहाँ पर जाने से पहले चार्ज किया होगा? अगर नहीं किया होगा तो उन लोगों की जान वहाँ पर खतरे में है। अब हमें दिखाया जाता है टीनो अपने साथ सभी लोगों को लेकर व्हाइट वुल्फ डेन की तरफ आगे बढ़ रही होती है। वहीं पर चारों ओर एक खतरनाक ओरा फैला होता है, जिसे देखकर ग्रेग डरते हुए बोलता है कि अभी हम व्हाइट वुल्फ डेन से काफी दूर है, लेकिन फिर भी मैं अभी से व्हाइट वुल्फ डेन की ओरा को सेंस कर पा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी टीनो बोलती है, मास्टर क्राय नॉर्मल लोगों से 10 कदम आगे ये सोचते हैं। उन्हें पहले ही पता चल गया होगा कि व्हाइट वुल्फ डेन के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है। ये सुनते ही रूडा बोलती है, तो क्या फिर क्राय को पहले से ही मालूम था कि ये डंजन इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है? टीनो हाँ में सिर हिलाती है। ये सुनते ही रूडा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है, तो क्या तुमने इसीलिए हमें यहाँ आने से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था जिसमें लिखा था कि यहाँ पर अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसमें क्राय की कोई गलती नहीं होगी? टीनो बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे पता था कि मास्टर कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैंने तुम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट में साइन ले लिया था। ये सुनते ही सभी लोग और परेशान हो जाते हैं। तभी टीनो बोलती है, तुम्हें मास्टर के प्लानिंग पर शक नहीं करना चाहिए, उन्होंने पहले ही इन सभी चीजों को लेकर कोई ना कोई प्लानिंग बना लिया होगा, तो हमें बिना देर किए डंजन्स के अंदर जाकर उन सभी लोगों को ढूंढना चाहिए। ये सुनकर रूडा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी ग्रेग बोलता है कि क्राय को 1000 ट्रिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो प्लानिंग करने में माहिर है, तो उसने इस जगह के लिए पहले ही कोई ना कोई प्लानिंग कर ली होगी, तो हमें बिना देर किए डंजन के अंदर जाना चाहिए। तभी टीनो बोलती है कि मास्टर प्रेडिक्ट करने में बहुत ज्यादा माहिर है, उन्हें किसी भी खतरे का आने का पहले ही एहसास हो जाता है, इसीलिए मास्टर पहले ही उसके लिए प्लानिंग करके रख लेते हैं। दूसरी ओर हमें क्राय को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी और आज मेरी इस गलती की वजह से टीनो के साथ साथ वो तीनों हंटर्स भी मारे जाने वाले हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने क्लैनमेट्स को बताना चाहिए जिससे कि वो मदद करने के लिए वहाँ जा सकें? ये सोचते हुए वो अपनी जगह पर खड़ा होता है। तभी उसको याद आता है कि उसके पास काफी कीमती ट्रेजर हैं जिनका यूज करके वो काफी तेजी से व्हाइट वुल्फ डेन तक उन लोगों के पास काफी जल्दी पहुंच सकता है और उन्हें डंजन के अंदर जाने से रोक सकता है। ये सोचते ही वो काफी तेजी से ट्रेजर रूम की ओर बढ़ता है और वो काफी जल्दी में अब ट्रेजर्स को ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बावजूद वहाँ पर उसको अपने काम का कोई भी ट्रेजर नहीं मिलता है। दूसरी ओर हमें टीनो को दिखाया जाता है जो अपने लोगों को व्हाइट वुल्फ डेन की ओर ले जा रही होती है। तभी उन पर अचानक से एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तभी टीनो जंप करते हुए उसके अटैक से बच जाती है। तभी सभी लोग देखते हैं कि उनके सामने एक वुल्फ खड़ा हुआ है और उस वुल्फ ने वहाँ पर आर्मर पहना होता है, साथ ही साथ उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी होता है और वो नॉर्मल वुल्फ से उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। जो देखते हुए गिलबर्ट यहाँ पर परेशान होते हुए बोलता है, इसे तो एक नॉर्मल वुल्फ होना
चाहिए था, पर ये कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं है, ये तो एक फैंटम है। तभी टीनो बोलती है, मैंने बिल्कुल सही सोचा था। मास्टर ने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि ये डंजन से बाहर निकलकर अटैक करने वाला है लोगों पर, तभी उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर भेजा है इसको रोकने के लिए। दूसरी ओर क्राई ट्रेजर रूम के अंदर ट्रेजर्स को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको एक भी काम का ट्रेजर नहीं दिखाई दे रहा होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। तभी उसकी नजर एक संदूक पर पड़ती है और अब जल्दी से वो संदूक की ओर बढ़ता है और संदूक के अंदर जो भी ट्रेजर था उसको बाहर निकालता है और अब वो कई सारे ट्रेजर्स को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में एवा दिखाई देती है, जो उसे पूछती है, मास्टर आप इस आउटफिट में कहाँ जा रहे हो, और तो और आपने अपने साथ इतने सारे ट्रेजर्स को साथ में क्यों रखा है। तभी क्राई बोलता है कि कुछ खास नहीं, बस मैं ऐसे ही घूमने के लिए जा रहा हूँ और अपने वॉक के दौरान मैं इन सभी ट्रेजर्स का टेस्ट भी कर लूंगा। तभी एवा बोलती है, मास्टर आपने इतनी ज्यादा कैलकुलेशन की है, फिर भी आपको उन सभी लोगों की इतनी ज्यादा चिंता हो रही है कि आप उनकी मदद करने के लिए जा रहे हो। मुझे ये बात अच्छी से पता है, आप बहुत ही ज्यादा काइंड हो। ये बोलते हुए वो क्राई के पास आती है। तभी वो क्राई के गले में एक लॉकेट को देखती है और बोलती है, यह तो सितरित स्लाइम है और ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, इसके अटैक से कोई नहीं बच सकता है, तो मास्टर आप इसको आखिर कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी क्राई बोलता है, ओ गलती से मैंने इसको लॉकेट समझकर अपने गले में डाल लिया है, लेकिन अभी मुझे इसको वापस रखने जाने का टाइम नहीं है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और ये बोलते ही वो अपने बालकनी में आ जाता है। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मेरे पास जितने भी ऑफेंसिव वेपन थे उनके माना एनर्जी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए मुझे यहाँ मेरे पास मौजूद सबसे खतरनाक वेपन को बाहर निकालना पड़ा। तभी क्राई एक ट्रेजर को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से उड़ते हुए व्हाइट वुल्फ डेन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखते हुए एवा बोलती है, मास्टर ने तो यहाँ पर रिफेल को पहन रखा है, जिसमें ब्रेक नाम की चीज ही नहीं है, ये काफी खतरनाक हो सकता है और कोई भी इंसान अगर इसको एक बार पहनकर उड़ता है या तो उसकी मौत हो जाती है या तो उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस ट्रेजर को नाइट हाइकर कहा जाता है, जिसकी स्पीड बुलेट से भी ज्यादा तेज है। लेकिन मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर उस ट्रेजर को काफी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और तो उनके पास ब्रेक लगाने का पहले से ही कोई ना कोई प्लान होगा। तभी हमें टीनो को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ उस फैंटम से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। वहीं पर क्राई काफी तेजी से उड़ते हुए व्हाइट वुल्फ डेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो तो चैनल में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।